उपस्थित हुए हैं लॉ एकेडमी में। हमारे सामने उपस्थित है श्री युवराज दीक्षित जी, श्री आरिफ सर जी एंड प्रमोद सर जी। आप यहाँ पे लॉ एकेडमी में हमारा एक नया प्रोग्राम हम लोगों ने जो शुरू किया है, कन्वर्सेशन विद विनर्स, इसमें हम लोगों के सामने आज उपस्थित है श्री युवराज दीक्षित जी। आपने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित सिविल जज जूनियर डिवीजन की जो परीक्षा उसमें प्रथम स्थान हासिल किया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ युवराज जी। बहुत धन्यवाद। आप हमें ये बताइए, सबसे पहले तो आपको अनुभूति कैसी हो रही है? आज आप सिविल जज की एग्जाम में आपने जो फर्स्ट रैंक हासिल की है, आप क्या फील कर रहे हैं? जी, अगर मैं सबसे पहला मेरा मोमेंट बताऊं कि जब मुझे पता चला था कि मेरी फर्स्ट रैंक लग गई है, पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और मुझे जब ये खबर फ़ोन पर मिली, मेरे दोस्त ने मुझे दी, तो मुझे विश्वास सा नहीं हुआ। मैंने 3-4 बार PDF डाउनलोड करके अपना रिजल्ट चेक किया, अपना रोल नंबर मैच किया, अपना रोल नंबर वापस से डाउनलोड करके मैच किया, जिसमें मुझे पता था 1511 रोल नंबर मेरा है। फिर भी मैंने 3-4 बार चेक किया और मुझे वास्तव में अभी तक मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि इतनी बड़ी सफलता जो है मुझे मिली है। और बिल्कुल जैसा कहते हैं ना कि कोई फीलिंग जो है वो आपके अंदर आ नहीं पा रही है, क्योंकि आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि मुझे ईश्वर ने इतना बड़ा जो है वरदान दिया है। तो अभी भी मैं जो उस बात को जो है वो पचा ही रहा हूँ। युवराज जी, आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है आप अभी भी उस चीज को फील कर रहे हैं, लेकिन अनइमेजिनेबल आप सोच पा रहे हैं। जी, निश्चित रूप से। आप ये बताइए, आपके परिवार में कैसी अनुभूति रही? मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी जो है वो नगर निगम में जो है वो दरोगा हैं, कर्मचारी हैं। मेरी माताजी जो है वो एक शिक्षक हैं। जब मैंने इस चीज़ की शुरुआत करी थी तब मेरे माता पिता ने मुझे बहुत स्वतंत्रता दी, फ्रीडम दी और कहा कि तुम्हें जो भी करना है तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैं यहाँ पर आया, कोचिंग में आया, मैंने शुरुआत करी। जब मैं पहले परिणाम में असफल रहा, उसके बाद मेरे माता पिता को मैंने रोते हुए देखा। उस रात भी कोई सोया नहीं और जब इस बार के परिणाम आए, इस रात को भी कोई सोया नहीं। आंसू इस बार भी थे और आंसू पिछली बार भी थे, लेकिन जो भावनाएं थी वो बदल गई। इस बार खुशी के आंसू थे। जिस प्रकार से मुझे विश्वास नहीं हुआ था, मेरे माता पिता को मुझ पे विश्वास तो पूरा था कि इसका हो जाएगा, लेकिन इतना उन्होंने भी नहीं सोचा था। आपकी इस यात्रा में आपके साथ जो आपके मित्र रहे, सहयोगी रहे, जी, जिन्होंने आपको सहयोग किया, जी, आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि मुझे जब मैं लॉ अकेडमी आया था तब मुझे कुछ भी नहीं आता था और मुझे ये भी नहीं पता था कि बैरेट क्या होता है। और वहाँ से उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, चाहे वो टेस्ट रहा हो, चाहे वो कमेंट्री कौन सी पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, चाहे मेरा रिवीजन करवाना हो, बहुत लोगों ने सहयोग दिया। विशेष रूप से अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो ओशी जैन जी, जो पिछले बैच में सिलेक्ट हुए, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। और आरिफ सर और भटीले सर ने हम लोगों को जो चीज़ें सीख दी है कि आप ना सिर्फ खुद पढ़ें बल्कि अपने साथ वालों को भी पढ़ाएं, उनको भी बताएं और इससे आपका भी रिवीजन होता है। वो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो करी और वो एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए और उसी चीज़ को मैं भी चाहूँगा कि मैं भी फॉलो करूँ। आपने जैसे परीक्षा की तैयारी लॉ एकेडमी से की, जी, आप बता रहे थे, जी सर। यहाँ पे आपका अनुभव कैसा रहा? यहाँ पर ऐसा अनुभव रहा मेरा जो मैं कभी जीवन में जो है कभी भूल नहीं सकता। गुरुजनों से जो आशीर्वाद मिला, आरिफ सर से, भटीले सर से, वो आशीर्वाद का ये परिणाम है कि आज मैं इस सफलता को जो है वो पा पाया हूँ। जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे ये कहा गया था कि एडमिशन जो है वो फुल हो चुके हैं और वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम लिखा गया था। और सर ने बहुत मेरे कहने पर जो है मुझे एडमिशन दिया था, क्योंकि लॉ अकेडमी की एक परंपरा रही है कि यहाँ पर क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर जो है वो फोकस किया जाता है। और उसी परंपरा के अनुसार जब बच्चे पूरे हो जाते हैं तो सर खुद मना कर देते हैं कि अब आप नेक्स्ट बैच में आइएगा। जब मैं आया था, जैसे कि मैंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं कोरी स्लेट था। और पहले ही दिन से सर की बातें सुनकर, सर ने 2 दिन जो थे स्टार्टिंग के हमारे जो सेशन थे उसमें सर ने इंस्पिरेशनल बातें करी थी कि आपको जज क्यों बनना है, इस बात को आप समझे पहले कि न्यायपालिका है क्या। वो एक संस्था नहीं, आस्था का विषय है आपके लिए। और उस बात को मैंने आत्मसात किया, उस बात को मैंने समझा। गुरुजनों की वो बात कि पढ़ाई का कमरा और इबादत का कमरा एक ही है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। और वहीं से मुझे जो है इंस्पिरेशन मिली और जो पढ़ाने का सर का तरीका है और जिस प्रकार से कंसेप्चुअल जो है यहाँ पर पढ़ाया जाता है, स्पेशली सिर्फ बैरक नहीं, बैरक के बाहर की कई बातें बताई जाती हैं, जिस प्रकार से सेक्शंस को कनेक्ट कराया जाता है। आपको यहाँ पर ये नहीं पढ़ाया जाता है कि आपको कैसे क्या करना है और एग्ज़ाम कैसे निकालना है। यहाँ पर आपको ये पढ़ाया जाता है कि आपको पढ़ना कैसे है। और वो चीज़ जब आपको आ जाती है तब
सिर्फ ये 12 नहीं, और भी कोई भी बैरेक्ट्स होते हैं, आप उन्हें समझ पाते हैं, सरलता से समझ पाते हैं। इन 12 सब्जेक्ट्स के अलावा भी जो आपको सिखाते हैं यहाँ पर, जो जीवन की बातें बताते हैं कि आपको कैसा आपका कंडक्ट होना चाहिए, आपकी पढ़ाई के अलावा भी आपको कैसा रखना चाहिए खुद को, वो जो बातें हैं, वो जो गुरुजनों का आशीर्वाद है, उसी का ही परिणाम है। लॉ एकेडमी का जो है वो सबसे बड़ा क्रेडिट है मेरी सक्सेस में। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, जिसे हम देख रहे थे 2018 से लेकर आज 2023, पिछले 5 साल में लॉ एकेडमी से 3 टॉपर्स निकले एमपी स्टेट में। 18 में पूर्वी जी निकली, 19 में जसविता जी निकली, अभी हमारे सामने युवराज जी है। ये जो टॉपर्स निकल रहे हैं हमारे यहाँ से, आप इसमें कुछ बताना चाहेंगे? जी, देखिए हमारे पास करीब 100 के लगभग स्टूडेंट रहते हैं और सबको ही बराबर पढ़ाते हैं हम लोग, सारी क्लास एक साथ ही लेते हैं। लेकिन वो ज़्यादा निर्भर करता हम लोगों के बताने से है कि बच्चा कितना ग्रास्प कर रहा है, उससे तय होता है। चाहे पूर्वी तिवारी हो, जसविता हो या युवराज भाई हो, और इसके पहले भी कई लोग टॉपर आए, नेहायती आए छत्तीसगढ़ में। नंबर 1 रैंक की हम लोगों को ऐसा पता भी नहीं था, अंदाज भी नहीं रहता। लेकिन इस बार की सफलता बड़ी ज़बरदस्त है, जो अपन हम चाहते कि सारा श्रेय ईश्वर का है। वो क्या बुलवाता ईश्वर, क्या ये सुनते हैं, कैसे समझते हैं, उस बात से तय होता है। प्रीलिम से लगा के इंटरव्यू तक एक यात्रा है। केवल सीजे के पर्पज से ही हम लोग यहाँ पर क्लासेस नहीं लगाते हैं। सीजे के पर्पज से अगर लगाना होता तो बैरेक्ट सफिशिएंट होता है, बैरेक्ट रट के भी बच्चे जो है वो सीजे बन जाते हैं, क्लास मैंने अपना अचीव कर लेते हैं। लेकिन जजमेंट में फिर परेशानी आती है, न्यायपालिका के साथ काम कर रही है, क्या करना चाह रहे हैं जजमेंट के थ्रू। हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि जज के जो निर्णय होते हैं वो हमारी सोसाइटी को चेंज करते हैं, एक पब्लिक ओपिनियन बनती है। हम चाहते हैं कि बच्चों को वहाँ से ही वो थिंकिंग आ जाए कि किस तरह से न्यायपालिका के निर्णय समाज को चेंज करने का, बदलने का, सोच को बदलने का काम करते हैं। तो वो चीज़ शुरू से ही उसमें आ जाए तो हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल लेके चलते हैं। बैरेक्ट याद करते ही हैं, युवराज भाई हैं और सारे लोग जो पास हुए, सब लोगों को बैरेक्ट मुखाग्र रहते हैं, बहुत बड़ा मैटर नहीं होता। लेकिन साथ में थोड़ा सा कंसेप्चुअल स्टडी, बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस को साथ में लेके, इंटरप्रिटेशन को साथ में लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को साथ में लेके और अदर सब्जेक्ट को साथ में लेके जो एक थिंकिंग जो बनता है, उसकी वजह से एक जजमेंट भी सामने आते हैं। और एक्चुअल जजमेंट के थ्रू न्यायपालिका एक जो सोशल चेंज लाने का जो कोशिश करती है, हमारी कोशिश रहती है कि थोड़ा सा बच्चे उसको सीखें। इसलिए हम लोग कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो भी देते हैं और परिणाम आपके सामने हैं। खूब सारे लोग, काफ़ी लोग 20-22 साल से करीब हम लोग लगे हुए हैं। काफ़ी लोग एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब में अपना लॉ एकेडमी का नाम रोशन किए हुए हैं और देश समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा ही ये कार्य चलता रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। सर हमने ऐसा सुना है कि विनर्स आर नॉट मेड, दे आर बोर्न। लेकिन आपके जो क्लासेस है उसके अनुभव से हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ सालों में जो आपने बार बार विजेता किए हैं, प्रथम स्थान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित परीक्षा में, इसमें क्या अंतर है कि मतलब एक व्यक्ति आपके यहाँ आता है तैयारी करने के उद्देश्य से और वो यहाँ से रैंक नहीं निकालता, वो सीधे प्रथम स्थान तक आ जाता है, जो एक अचंभित करने वाली बात है। पिछले 5 साल में हमने ये चीज कहीं नहीं देखी पूरे मध्य प्रदेश में कि एक साथ एक ही जगह से बच्चे बार बार प्रथम आ रहे हैं। तो आपके अनुसार ऐसा क्या अलग रहता है तैयारी में जो यहाँ के बच्चे करते हैं और कहीं और के बच्चे वैसा नहीं देख पाते? नहीं, उसका एक कारण मैं बताऊँ आपको। ये जो आप बोल रहे हैं कि विनर्स जो हैं वो बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं, तो ये हालांकि ठीक नहीं है। आप कुछ हद तक सही होंगे इस मामले में। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, जैसे अगर आप किसी मूर्तिकार से पूछते हो कि मूर्ति अलग से बनाते हो क्या, तो वो क्या कहता है, नहीं, मैं एक्स्ट्रा जो पत्थर का जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो हटा देता हूँ। हम सब में वही लोग, हर जो बच्चा यहाँ आता है, जो भी एस्पिरेंट्स आता है, उसमें हम यही देखते हैं कि उसके सबके अंदर सफलता छिपी हुई होती है। और अगर हम पहले से अगर ये कह दें कि साहब विनर्स तो पैदा होते हैं, तो ये बच्चों को पहले दिन से ही डिप्रेस करने जैसा होगा। इसलिए इन परंपराओं को तोड़ने वाला काम हम लोग करते हैं और पहले दिन से उसके दिमाग में ये चीज़ें डाल दी जाती हैं।
हम बता देते हैं कि बेटा सब चीज़ें पॉसिबल हैं, हर चीज़ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप चले हो ज़रूर पहुंचोगे, बस थक के नहीं बैठो। इसलिए विनर्स सब में छिपा हुआ होता है। विनर्स युवराज में भी छिपा हुआ था। पहले दिन आया था, डायरेक्ट नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज आपके सामने एमपी टॉपर्स होके बैठे हुए हैं। तो अगर वो विचार हम उनको पहले नहीं दे देते कि नहीं आप पैदा होके आए हो, तो ये तो डिप्रेस हो जाते। इसलिए ये चीज़ तो हम लोग नहीं मानते। हम तो उसी तरह काम करते हैं कि मूर्ति पत्थर में अंदर मौजूद होती है, एक्स्ट्रा चीज़ें हटाई जाती है, मूर्ति प्रकट हो जाती है। वही सफलताएं सब लोगों में मौजूद होती हैं। बस नेगेटिविटी थोड़ा हटा के हम लोग उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं और रिजल्ट आपके सामने होता है। मूर्ति वाला जो उदाहरण है कि जितनी पत्थर या कचरा बाजू का हटा मूर्ति बनती है, वो सही है। और विनर्स पैदा तो नहीं होते ऐसा हम लोग तो नहीं मानते। हम लोग इस सिद्धांत पे ही चलते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, और पॉसिबल अपने आप नहीं होता, हमें करना पड़ेगा। या तो हमें करना है, और हमारे साथ साथ उस बच्चे को भी फोकस करना है। और जो हम बता रहे हैं, जो क्लास के टीचिंग है, प्रिपरेशन है, नोट्स हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू है, इनके लिए हमें ज़रूरी है कि वो बच्चा उतनी अचीव करे, उतनी मेहनत करे, उतना होमवर्क करे, तो सफलता ज़्यादा दूर नहीं रहती किसी आदमी से। सक्सेस अपने आप आती है अगर हम पूरी मनोयोग, पूरी योग्यता, पूरे कर्मयोग से लगते हैं, तो सफलता ज़रूर हमारे कदमों में आती है। ये युवराज ने साबित भी कर दिया। युवराज जी, एक चीज बताइए जी। जैसे सर ने भी बोला था, विनर्स आर नॉट बोर्न, विनर्स आर मेड, ये थ्योरी में हम मानते हैं। लेकिन विनर्स के साथ एक कहावत और चलती है, विनर्स आर नॉट डिफरेंट बट दे डू डिफरेंटली। ये चीज को आप सही मानते हैं या आपका मानना है कि नहीं, हम सब एक तरीके से ही चीजों को देखते हैं, हमारा नजरिया मैटर नहीं करता? आपका क्या मानना है? आज आपकी ये जो सफलता आपने अर्जित की है, तो आप इस विचारधारा को सही मानते हैं? जी, मुझे लगता है कि सिर्फ यही फील्ड नहीं, हर फील्ड में नज़रिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जैसा कि आप सर ने भी कहा कि सर सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, और सभी लोग बराबर जो है यहाँ पर पढ़ते हैं, और जैसा सर बताते हैं सभी लोग देखते हैं। लेकिन स्पेशली अगर मैं हमारी फील्ड की बात करूँ, तो जो मेरी भावनाएं थी न्यायपालिका के प्रति, स्पेशली जो भावनाएं थी, वो आरिफ सर ने हमें एक बार जस्टिस खन्ना के बारे में बताया था। तो मैंने उनके बारे में जाकर पढ़ा, उनकी बुक पढ़ी, नीदर रोजेस नॉर थॉर्न्स। वहाँ से मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। और उसके बाद जो मेरी तैयारी थी वो ये अलग हो गई थी कि मैं ये कम देखता था कि लॉ क्या है, मैं ये देखने लगा था कि लॉ क्यों है। जो हम कहते हैं कि इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर जो है आपको देखना आना चाहिए, उस चीज़ पर जो है मेरा फोकस हो गया था। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, भटेले सर ने हमें सिखाया था कि सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा जो सीपीसी में है, उसके एक्सप्लेनेशन 4 में और ऑर्डर 2 और रूल 2 में क्या अंतर है। तो यहाँ से ये चीज़ें जो मैंने सीखी थी, ऐसे ही क्वेश्चन जब सर आपको थोड़ा बताते हैं तो आपके खुद के मन में भी जो है उठने लगते हैं, और वो उठना चाहिए भी। जब वो उठते हैं तो आप ग्रो करते हैं इंडिविजुअली आप ग्रो करते हैं, और आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं। आप इन 12 सब्जेक्ट से भी आगे जाने की कोशिश करते हैं। आप ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ नंबर पाना जो है वो मेरा लक्ष्य नहीं हो सकता, और आप जानते हैं कि जो जर्नी है वो जो है वो मेन प्रोडक्ट है, और सक्सेस जो है वो बाय प्रोडक्ट है। अगर आप अपनी जर्नी पर जो है वो फोकस रखेंगे तो सक्सेस आपको 100% मिलेगी। तो ये जो है, ये मेरा एक अप्रोच रहा था, ये मेरा पहले भी रहा था, और इस अटेम्प्ट में भी मेरा यही अप्रोच रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए भी। आरिफ सर, अभी युवराज ने भी बताया, आप बच्चों को अलग तरीके से सोचने के लिए इंस्पायर करते हैं, कोई चीज उनके मन में आए वो आपसे पूछते हैं। आज ये जो हम श्रृंखला चला रहे हैं, इसमें युवराज जी के जो अनुभव है, ऐसे जो बच्चे हैं या दूसरे बच्चे भी आपसे मिलते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या एक विचारधारा होना चाहिए उनकी इस जर्नी को वो कंप्लीट करने के लिए, जो हमारी एस्पिरेंट से एक जज बनने की तैयारी रहती है, उसमें आपके अनुसार क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं? हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब वैकेंसी वगैरह आती हैं तो हज़ारों लाखों की तादाद में लड़के फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं।
और जब वो देखते हैं कि इतने सारे लोग एक कुछ सीट्स के लिए फाइट कर रहे हैं तो डिप्रेस होना स्वाभाविक है उन लोगों का। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले उनका थोड़ा माइंड मेकअप करें, और माइंड मेकअप करने में पॉजिटिविटी उनके जहन में डालना सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो। और बस यही वो विचार होता है, कुछ लाइनें, कुछ कोट्स, कुछ स्टोरीज़ मोटिवेशनल, ऐसा कुछ हम लोग उनके जहन में डालने की कोशिश करते हैं। जनरली बच्चे लाइन दुष्यंत कुमार की हमेशा मैं गुनगुनाता रहता हूँ, बोलते रहते हैं, कैसे आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, है ना। तो इस टाइप की लाइनें हम लोग लिखा ही देते हैं पहले दिन से ही, ताकि ये लोग रोज़ रोज़ उसको पढ़ पढ़ के, है ना, और एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन एक अंदर से ही आ जाए, और फिर वो लड़का चलता नहीं है, फिर भागने लगता है, और फिर वो किसी को देखते ही नहीं कि मेरे आसपास कौन है, और बस फिर वो करने लग जाता है। दरअसल प्रतियोगिता का समय है, डिप्रेशन ज़्यादा है, और फिर व्हाट्सअप, सोशल मीडिया में और भी चीज़ें आती हैं, गाँव से बच्चे आते हैं, छोटी जगहों से आते हैं, है ना। तो एक वो लेके आते हैं कि हमको होना है, और यहाँ जब तो डिप्रेस होना उनका स्वाभाविक होता है, तो हमारी कोशिश रहती है, मेरी भी, भटेले सर की भी, आध्यात्मिक कहानियाँ, स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज, अच्छे कोट्स, अच्छी शायरी, कुछ ऐसी बातें जो उनके जहन में लग जाएं और बस वो कर जाएं, बस यही हम लोगों की कोशिश रहती है। यही चीज़ें ला अकेडमी को थोड़ा डिफरेंट बना देती है। युवराज जी, आपकी ये जो सफलता आपने अर्जित की है, इसका आप श्रेय किसको देना चाहेंगे, और आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं जो इस चीज में आगे बढ़ सके, जी उनके लिए आपकी तरफ से कोई सजेशन जो उनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या बताएंगे? जी, जब लिस्ट आती है और किसी का भी सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर सिर्फ उसका नाम लिखा होता है, लेकिन उस नाम के पीछे कितने नाम हैं और कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, वो जो है वो एक नाम जो है वो लिस्ट में नहीं लिखा सकता। और वो लिस्ट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है कि किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा ईश्वर ने जो है इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, तो सबसे पहला श्रेय तो ईश्वर को ही है कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया। दूसरा, मेरे माता पिता जो हैं उनका काफ़ी संघर्ष रहा। मैं इतना स्पिरिचुअल नहीं हूँ जितना मेरे पेरेंट्स हैं, और उन्होंने बहुत बहुत किया, मेरी सिस्टर, मेरे पेरेंट्स, उन्होंने बहुत किया मेरे लिए, तो उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। और सबसे बड़ा अगर क्रेडिट किसी का है तो वो मेरे गुरुजन हैं, वो लॉ अकेडमी है, जहाँ से मैंने सीखा, जहाँ से मैं बार बार कहता हूँ कि मैं खाक से मुझे कहाँ पर उन्होंने बिठा दिया, और ये मेरे गुरुजनों का ही आशीर्वाद था, और इसी कारण मैं आज यहाँ पर हूँ, आप सबसे मुखातिब हूँ। तो सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो मेरे गुरुजनों को जाता है, आरिफ सर और भटेले सर को जाता है। और इसके अलावा मेरे दोस्त जो हैं उन्होंने जो सपोर्ट किया मुझे, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है सक्सेस के पीछे। और कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि मैं क्या सलाह देना चाहूँगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा जो भी लोग देख रहे हैं कि आप अपने अंदर विश्वास रखिए, और जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आप मुझे याद करना कि उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता था और उसने ज़ीरो से शुरुआत की थी और उसने कर लिया, तो आप तो कर ही सकते हैं। और एक इंग्लिश की काफ़ी फेमस लाइन्स है कि नेवर लेट फेलियर गो टू योर हार्ट एंड सक्सेस गो टू योर हेड। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगर आप फेल हो जाएं तो आप उससे डीमोटिवेट ना हो, खुद को इंस्पायर करते रहें कि आप कर लेंगे, तो आप निश्चित रूप से कर लेंगे। और अगर आप सक्सेस आपको अगर मिल जाए ईश्वर की अनुकंपा से, तो आप उतने ही हम्बल रहें, बदले ना, एक पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में लाने के लिए आप काम करें, और उन लोगों को हमेशा याद करते रहें जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और जिनके कारण आपको सक्सेस मिली। तो यही मेरा एक सजेशन है। भटले सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, तो आपके अनुसार जो आपकी क्लास है लॉ एकेडमी, इसकी ये जो जर्नी रहेगी, पिछले 5 साल में हम 3 टॉपर्स एमपी स्टेट की दिख पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? दो बातें हैं इसमें। एक तो है सब क्लास वाले अपनी अपनी योग्यता से पढ़ाते हैं। सब क्लास है पूरे मध्य प्रदेश में या पूरी ऑल ओवर इंडिया, हर क्लास वाला अपनी 100% देता हर टीचर। हम लोगों ने शुरुआत जब की 95 में, तो हमने ऐसा कभी नहीं सोचा कि पैसे कमाना है और सिविल जज पढ़ाना है। हम लोगों ने शुरुआत करी कि हमें ला सिखाना है, ला पढ़ाना है। बच्चा हमारा ला जाने, ला सीखे, ला को जिए, ला में नाम रोशन करे,
और इससे सोसाइटी की सेवा कर सके, थोड़ा सा सर्व करे सोसाइटी को, जो उसकी ड्यूटी है। ये हम लोगों ने तय किया था। तो ज़्यादा फोकस 12 सब्जेक्ट है सिविल जज के इस समय वर्तमान में, पहले 8 हुआ करते थे, अब 12 हो गए। तो कोशिश करते हैं हम लोग 12 तो पहले पढ़ाते ही हैं, बीच बीच में कुछ ऐसी बातें, कुछ अदर सब्जेक्ट, या जैसा आरिफ सर ने बताया इंटरप्रिटेशन, जूरिस्प्रूडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, अदर लॉ, या वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रखते, कुछ मोटिवेशन को ध्यान में रखते, थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच को लेते हुए आगे जर्नी है, सफ़र है, हम लोग भी सीख रहे हैं, कर रहे हैं धीरे धीरे, इन लोगों के साथ रह रहे हैं कि हम लोग भी बहुत सीखे, बहुत चीज़ें हम लोगों ने अपनी सुधारी, बहुत चीज़ें सीखी हम लोगों ने अभी। तो ये एक तरीका है दूसरी क्लास से हम लोगों का, कि इधर केवल सिविल जज नहीं पढ़ाते हम लोग, कई बल्कि हमारे कई मित्र हैं, दोस्त हैं, जिनने कहा कि तुम लॉ पढ़ाने बैठ जाते हो। वो हमें लगता है कि लॉ पढ़ाने से हमारा बच्चा बन तो जाता, बनना सरल है, जुडिशरी में सर्व करना, तैयार रहना, बने रहना, और इज्जत और नाम के साथ बने रहना, उसके लिए ज़रूरी है उसको लॉ के साथ साथ दूसरी चीज़ें और जीवन मूल्य या स्पिरिचुअलिटी या थोड़ी सी लॉ के बारे में अच्छी थिंकिंग, या लॉ क्यों है, जैसा अभी युवराज ने कहा, लॉ क्या है, लॉ क्यों है, लॉ कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। और यही हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं या आगे भी पढ़ेंगे, तो उनके पास यही मैसेज हम लोगों का रहता है कि हम सीखें, समझें, आगे बढ़ें और दुनिया को कोशिश करें अच्छा सर्व करें, सोसाइटी की हम ज़्यादा बेहतर सेवा करें। और एक आरिफ सर तो शायरी सुनाते रहते, हमें तो ज़्यादा आती नहीं, सर से ही सुनी हमने, वो तो क्या चीज़ है, ढूंढो तो खुदा मिलता है, हर तलबगार को मेहनत का सलाह मिलता है। जी, आने वाले बच्चों के लिए। आरिफ सर, अब इसमें कुछ और बात ऐड कर देते तो आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी एक यादगार अनुभव हो जाए। बस एक ही बात ऐड करना चाहूँगा, मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना है, मेहनत बहुत ज़्यादा करना है, पॉजिटिव रहना है। ईश्वर ने इंसान को सफल होने के लिए ही पैदा किया है, असफलता का विचार ही पाप है। इन्हीं चीज़ों को लेकर अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हो तो मेरा ऐसा मानना है कि सफलता निश्चित हमेशा मिलेगी आपको। इसलिए बिल्कुल भी घबराने की, डिप्रेस होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मनुष्य रूप में जन्म लिया है, सफलता निश्चित है, बस संघर्ष हमेशा करते रहना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है हमको, जितना बड़ा लक्ष्य बनाओगे संघर्ष उतना ही बड़ा होगा। किसी शायर ने बड़ी शानदार बात लिखी है, मकासिद जिनके ऊंचे, ऊंचा जिनका तख्त होता है। मकासिद जिनके ऊंचे, ऊंचा जिनका तख्त होता है, जहाँ में उनका इम्तिहान भी उतना ही सख्त होता है, जहाँ में उनका इम्तिहान भी उतना ही सख्त होता है। बस यही मैं आने वाले एस्पिरेंट से कहना चाहूँगा, डिप्रेस होने की, निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पूरी मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। और सफलता के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे लोग लॉ एकेडमी से और सारी क्लासों से सक्सेस होते हैं। युवराज भाई आज आपके सामने हैं, इनको मेरी तरफ से एक बार और बहुत सारी शुभकामनाएं और भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं युवराज भाई के लिए, है ना। और इतना ही कहना चाहूँगा, कैसे आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। कैसे आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और जो लोग सक्सेस हो गए, खासकर युवराज के लिए एक शेर कहना चाहूँगा, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है।